स्वागत है आपका अर्ली स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेस। तो बेटा ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और वैसे ही आपके जो एग्जाम होंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ब्रीफ में और बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन से। तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन में इसने बताया द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि जो हम बेसिक फंक्शन करे जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, उन चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं? लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। अब आप भी बताइए, आप अपने जीवन में क्या करते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमें अपनी लाइफ को मेंटेन रखना है। अगर आप ही बताइए ये न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे तो क्या हम जी सकते हैं? क्या नहीं जी सकते। सो इसीलिए किसने बोला है द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और फिर उसने अगली लाइन ही बताई द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला ये कवर होगा, दूसरी वीडियो आएगी आपके रेस्पिरेशन पे, फिर आएगी ट्रांसपिरेशन पे और फिर एक्सक्रीशन पे। ओके, तो अगर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो आपको बेटा पहला एक चीज़ कंसेप्ट पता होना चाहिए, किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। क्या है कंसेप्ट, आओ देखते हैं। उसने बोला कि जो न्यूट्रिशन है और जो बेटा है आपका ये न्यूट्रिएंट्स वर्ड है, ये दोनों वर्ड आपके किसके रिलेटेड है भाई? फूड से रिलेटेड है। क्यों? फूड से क्यों रिलेटेड है? हमने बोला जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और फूड को लेने के तरीका, ऑब्टेन करने का तरीका क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो हमने जाना कि जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फूड को लेने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अच्छा, कंपोनेंट अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे? जरा रिकॉल करते हैं जल्दी से। क्या क्या है हमारे? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट्स है एंड मिनरल्स है। ओके, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको जब हम लेते हैं वो चीज़ क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जो बेटा न्यूट्रिशन है आपका वो दो टाइप का होता है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। वो है आपका ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। तो इसमें आप लाइन जैसे पढ़ पा रहे हैं कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, जो हमने वाली बात बताई। फिर उसने बोला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। फिर हमने बोला ऑटोट्रॉफिक में कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अपना खाना कौन खुद बनाता है? ग्रीन प्लांट बनाता है। और लेकिन आपको हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या पढ़ना है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। सो पहला आपको इसने बताया है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, है तो ये हेटेरोट्रॉफिक का पार्ट ही, तो आपको पता है ये हेटेरोट्रॉफिक का पार्ट है तो किस पे डिपेंड होगा? किसी और पे डिपेंड होगा अपने फूड के लिए। तो किस चीज़ पे डिपेंड है, आओ देखते हैं। हमने बोला ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीड करते हैं सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को और डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। जैसे हम लोग, ऑब्वियसली बात है, हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। फिर हमने देखा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी आपका हेटेरोट्रॉफिक पे न्यूट्रिशन है, किसी और पे डिपेंड है। लेकिन किस पे डिपेंड है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है। कौन कौन? जैसे बैक्टीरिया, फंगई, जो डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। अगला उसने बताया पैरासाइटिक, ये भी हेटेरोट्रॉफी है। क्यों? क्योंकि ये भी दूसरों पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड होता है बेटा होस्ट पे। इसको क्या चाहिए होता है? बॉडी चाहिए होता है, जिससे वो क्या लेता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है। हम लोग अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे थे? फूड से ले रहे थे। लेकिन ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है? होस्ट। और होस्ट क्या होता है? इसका शिकार।
जैसे मान लो वायरस जो होता है वो कब रिप्रोडक्शन करना चालू करता है, जब वो किसी के बॉडी में जाता है। तो वैसे ही ये कहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, अपने होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। सो ये थे आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंड थे फूड के लिए। ओके, तो आपको ब्रीफ में क्या पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो हमें पता है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जब वो अपना खाना खुद बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इसने बताया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि वो एक ऐसा तरीका है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर इसने बोला द ऑटोट्रॉफ मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन प्रोड्यूसर है तो आप बोलोगे ग्रीन प्लांट, यस। लेकिन अब बात आती है कि ग्रीन प्लांट अपना खाना बना कैसे रहा है। तो ये किससे बनाता है अपना खाना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। बच्चों ये टॉपिक बहुत बार आप लोगों ने पढ़ चुके हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से आता भी होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल करने वाले हैं इसको। सो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, लाइन पढ़िएगा, लिखा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब आपको तीन चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको, तीन चीजों में आपको तीन चीजें याद रखनी है कि पहला चीज तो आपको याद रखना है कि भाई क्या क्या है, वाटर, ओके वाटर। दूसरा आपको याद रखना है CO2। तीसरा आपको याद रखना है क्लोरोफिल। और ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। सो हमने कहा प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए, वाटर, CO2 और क्लोरोफिल। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, सब्जियां चाहिए होती हैं, सारा सामान चाहिए होता है। उसी तरीके से प्लांट को भी क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, रॉ मटेरियल। सो ये रॉ मटेरियल है उनके प्लांट्स के। अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं तो आप ये सारे लिख सकते हैं। उसके बाद अब अच्छा ये काम कैसे हो रहा है, हमने कहा हमें चाहिए वाटर, CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट। कहाँ कहाँ से मिलेगा, है ना, बात यह है कि वो चीज़ मिलेगा कहाँ से। तो हमने बोला जो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो उसे वाटर है वो तो उसको कहाँ से मिल गया, सॉइल से मिल गया, ठीक है। वाटर में कहाँ से मिल गया भाई, सॉइल से मिल गया, ओके डन। अब हमें जानना है CO2 कहाँ से मिला। CO2 आपको मिलता है बेटा लीफ से, और लीफ ही क्या होता है इसका, प्लांट का फूड फैक्ट्री होता है। अच्छा, फूड फैक्ट्री हम प्लांट्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे सारी खाना बनने का प्रक्रिया इसका हो रहा होता है। हमारे यहाँ खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है, और यहाँ पर खाना कहाँ बन रहा है, लीफ में बनता है। सो किचन ऑफ द प्लांट क्या हुआ, लीफ हुआ, ओके। सो हमने कहा उसको वाटर तो सॉइल से मिल गया, लेकिन CO2 कहाँ से मिलेगा, उसके लीफ में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है। वो यहाँ से क्या लेगा, CO2 लेगा एटमॉस्फेयर से। हमने कहा ठीक है जी, वाटर मिल गया उसको सॉइल से, CO2 उसको मिल गया एटमॉस्फेयर से। अब क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, तो हमने बोला कि बच्चों जो क्लोरोफिल है वो इसके लीफ में ही प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। सो इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये जो इसका क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और इसी की वजह से क्या दिखता है हमें, लीफ ग्रीन दिखता है। ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसने बताया द लीफ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ फूड। जो हमने अभी बात बताई कि जो लीफ है वो क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट है, एंड द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो आपको ये याद रखना है बेटा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको ध्यान रखना है। फिर उसने बताया कि क्लोरोफिल जो होता है ट्रैप करता है। अच्छा, किसको ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए। फ्रॉम CO2, वाटर एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस लाइन को समझना, वो क्या कहना चाह रहा है कि जो क्लोरोफिल है, हमने कहा हमें ये मिल गया, वाटर मिल गया, CO2 मिल गया,
क्लोरोफिल भी मिल गया। अब सनलाइट का क्या हो रहा था, तो हमने कहा जो ये क्लोरोफिल है ना हमारा, ये क्लोरोफिल क्या कर रहा था, ट्रैप कर रहा था एनर्जी। किससे ट्रैप कर रहा था, सनलाइट से। क्योंकि अब एनर्जी क्यों ट्रैप कर रहा था, ये एनर्जी इसीलिए ट्रैप कर रहा था क्योंकि इसे कोई भी काम करने के लिए क्या लगता है, एनर्जी लगती है। तो ये कहाँ से लेगा एनर्जी, यस सनलाइट से लेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप करेगा एनर्जी को, कहाँ से, सनलाइट से। अब वो उसको लेगा एनर्जी को और क्या करेगा, अपना खाना बनाना चालू कर देगा। अब जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पास एनर्जी नहीं है, तो क्या आप खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। उसी तरीके से इसको भी क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और ये कहाँ से लेता है, सोलर एनर्जी लेता है, सन से लेता है। देन उसने बताया ग्रीन प्लांट एब्सॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया कि जो हमारा स्टोमेटा का भी डायग्राम देख सकते हैं, क्लोज स्टोमेटा भी है, ओपन स्टोमेटा भी है। तो जब हमें लेना होता है स्टोमेटा ओपन होता है, CO2 लेता है, एंड देन उसको जब क्लोज हो जाता है, जब उसका पूर्ति हो जाती है। तो उसके बाद उसने बताया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ये लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताओगे लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ओके, देन अब उसने बताया वाटर मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू अ टाइनी वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ रूट्स। अच्छा ठीक है, अब ये जो वाटर मिनरल्स है वो लीफ तक पहुंचते हैं, तो कैसे पहुंचते हैं, एक सेल पहुंचाता है जिसका नाम क्या होता है, जाइलम। क्या नाम होता है बच्चों, जाइलम। ये जाइलम क्या करता है, वाटर पहुंचाता है सेल में, ठीक है, लीफ तक क्या पहुंचाएगा, वाटर पहुंचाएगा। एंड फिर उसने क्या बताया, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर रॉ मटेरियल है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये हमारे क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। फिर उसने बताया कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस लाइन का मतलब क्या है कि वो कह रहा है जो हमने फोटोसिंथेसिस कराई है उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला एज अ स्टार्च के फॉर्म में, और हमें क्या मिला, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अच्छा ये मान लीजिए आपने उसको क्या दिया, ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं और आपको लिखना है, लिखिए H2O लिया, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज को क्या करेंगे, एज अ स्टार्च के फॉर्म में आप लेंगे अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए, एंड ऑक्सीजन से आप जिंदा हैं। तो ऐसे करके हमें ये प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, सब सारे लोग किस पे इंटरडिपेंड है, हम लोग डिपेंड है भाई इस पे, किस पे, प्लांट्स पे। सो इसलिए फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खाना बनने के बाद आपका स्टार्च यहाँ प्रेजेंट होगा, आपको स्टार्च मिल जाता है एज अ फूड के फॉर्म में, और ऑक्सीजन तो आप उसको ले ही लेते हैं। ओके, क्या इतना चीज क्लियर है, ओके। सो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो अब हमने देख लिया यार प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन लिया जा रहा था, ऑटोट्रॉफ कह रहे थे, हेट्रोट्रॉफ हो रहे हैं, पर जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, तो उसको एक बार पढ़ते हैं। सो क्या कहा गया उसमें, उसने कहा गया द फूड इज ब्रोकन डाउन इन एन एनिमल बॉडी इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। कि जो एनिमल की बॉडी में पहले क्या करा जाता है, फूड को ब्रेक डाउन करा जाता है, एंड द फूड कैन द यूज बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करा जाता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को तोड़कर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में पहुंचाते हैं और उनका यूज करा जाता है फॉर एनर्जी के लिए। देन उसने बताया द एनिमल्स इन्वॉल्व 5 स्टेज। अच्छा 5 प्रक्रिया इन्वॉल्व होती हैं हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तो कौन कौन सी वो प्रक्रिया है, आओ देखते हैं। तो हमने बोला कि जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में हमारी 5 प्रक्रिया थी वो कौन कौन सी थी। पहला तो क्या था, इंजेक्शन। अच्छा इंजेक्शन क्या होता है, समझते हैं इसको। सो उसने बोला इंजेक्शन द इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी, जब आप अपने खाने को अपने बॉडी में रख लेते हैं, माउथ में ले आते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, इंजेक्शन कहलाया जाता है। देन ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस,
वो चीज़ डाइजेशन कहलाया जाता है। और सॉल्युबल सब्सटेंस को करते हैं डाइजेशन के लिए वो एब्जॉर्प्शन, एंड द सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेशन। इन पांचों को हमें बहुत ब्रीफ में पढ़ना है। सब में होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता है इंजेक्शन का, बट एनिमल्स में जो हम ह्यूमंस हैं हमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है और जिसको हम बहुत ईजी वे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नोट करने वाली बात यह है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ इंजेस्टिंग फूड। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग खाना खाने का तरीका होता है, खाने को मुंह में लेने का तरीका होता है। फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आउटर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, तो कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो आपको ही क्या ऑर्गेनिज्म की बात बताई गई है जिसका कौन है वो, यस, योर अमीबा। तो ये जो अमीबा है इसमें भी इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन भी होता है। बट हम लोग जैसा करते हैं वैसा नहीं, अलग तरीके से। तो कैसे, देखिए, उसने बोला जो अमीबा है वो सिंगल सेल्स है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है। फिर हमने बोला कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड और डिचेस में पाया जाता है। फिर हमने बोला जब अमीबा सेंस करता है अपने फूड को तो जो उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया कहाँ था, सूडोपोडिया आप देख सकते हैं, सूडोपोडिया आपका यहाँ था। तो ये सूडोपोडिया से क्या करता है, सेंस करता है और आगे आगे जाता है। देन आगे जाने के बाद क्या करेगा, फूड के पास जाएगा और कहेगा कि सुनो मैं तुम्हारा दोस्त। दोस्त बनाने के बाद वो क्या करता है, उसे कैप्चर कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है। उसे खाने के बाद उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जूस निकलते हैं सीक्रेट, एंड वो खा लेता है, उसको थ्रो आउट कर देता है, जिस आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे फूड पार्टिकल्स के पास गया, उसको उसने लिया फूड वैक्यूल्स में, देन खाकर जो वेस्ट था उसने निकाल दिया। तो हमारे यहाँ पर इतना इजी नहीं है, लेकिन हमारे ह्यूमन में इतना इजी नहीं होता है, वो बहुत सारी प्रक्रिया से होके गुजरता है, बहुत सारे ऑर्गन से होके गुजरता है। लेकिन जो अमीबा है उसका आप इस टाइम देख पा रहे हैं। सो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए कि जो अमीबा है वो सेंस करता है फूड को फ्रॉम फिंगर लाइक प्रोडक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, and which completely enclose the food resulting in the formation of space या cavity called food vacuole। food vacuole आप देख सकते हैं, food vacuole ये रहा, ये आपका फूड वैक्यूल है जिसमें वो ले लेता है, एंड देन यही इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड डिजेशन भी वो कर देता है। ओके, फिर उसने बताया सम डाइजेस्टिव जूस, जो मैंने आपको बताया जूस सीक्रेट होता है एंड इन द फूड वैक्यूल एंड द फूड इज डाइजेस्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फूड ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसे जूस या एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और इन दोनों के बारे में हम ह्यूमंस में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। फिर हमने देखा इट इज देन एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट रॉ। तो मैंने आपको जैसा बताया कि 5 चीजें जो होती है हमारी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। तो हमने देखा अमीबा में वो चीज़ कैसे हो रही है। अब हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस में, मतलब हमारे में कैसे वो प्रक्रिया हो रही है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन और इजेशन की। ओके, तो चलते हैं अपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। ओके, ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। क्यों डायग्राम पता होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं। आपका माउथ या आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस से आपका स्टमक, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम। ओके, सो हमने बोला जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है, in animal food passes through a number of organs in the body that together form the digestive system। बहुत सारे organs से क्या हो रहा था, पास हो रहा था, जो हमने यहाँ देखा भी कि आप माउथ में रखते हैं एंड देन आपका ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक जाने तक में बहुत सारे ऑर्गन को पास करता है आपका फूड। और द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर द एसोसिएटेड ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास। अच्छा, ये एसोसिएटेड ऑर्गन क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं खाना को डाइजेस्ट करने में, एसिमिलेट करने में या उसका एब्जॉर्प्शन करने में। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू एनिस। उसने कहा बेटा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो माउथ से लेकर एनिस तक की एक लंबी सी क्या होती है, पाइप होती है।
जो कितनी लंबी होती है अभी हम देखेंगे, बट बहुत लंबी पाइप होती है। जैसे मान के चलिए, ये देखिए जो आपका यहाँ से स्टार्ट है और ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, पूरी लंबी पाइप है जिसको हमने एक अरेंज कर रखा है इन सिस्टमैटिक वे। ओके, सो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, फिर क्या होता है, डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर इजेक्शन हो रहा है। ओके, तो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। सो हमने बोला कि सबसे पहले इनटेक ऑफ जो फूड होता है उसे इंजेक्शन कहते हैं। और हम लोग कहाँ रखते हैं अपना इनटेक ऑफ फूड, कहाँ करते हैं हम लोग इनटेक ऑफ फूड करते हैं माउथ में। कहाँ करते हैं, माउथ में। The human have a complex mode of taking nutrition from food which is described below. पहला चीज क्या है, उसने बोला माउथ से। तो माउथ में क्या क्या है, माउथ में क्या क्या आ जाता है, आपका टीथ आ जाता है, सैलिवरी ग्लैंड आ जाता है और टंग आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने मुंह में फूड रखा, उसके बाद क्या होगा, टीथ क्या करेगा, सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम होगा और आपके टंग का क्या काम होगा, आओ जानते हैं। तो हमने बोला, हमने क्या रखा, टीथ में रख लिया। अब टीथ में रखने का क्या काम होता है, चबाने का काम होता है। तो थोड़ा टीथ के बारे में जानते हैं। सो हमने बोला टीथ ब्रेक डाउन दी फूड, टीथ क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को। सो 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से क्या नाम है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन्स एंड इंसीजर। जो आप ये देख पा रहे हैं बेटा, ऊपर वाले आपके क्या होते हैं, 2 इंसीजर, ये आपके क्या होते हैं, कैनाइन्स, ये आपके क्या होते हैं, प्रीमोलर, और ये पीछे के 3 कितने होते हैं आपके, मोलर्स। यही चीज आप इधर भी होता है और यही चीज आपके सिर ऊपर भी होता है। सो टोटल आपके पास कितने हो गए, गिन के बताओ, कि आपके पास यहाँ पर आपके कितने हैं, 2 इंसीजर है, और आपके पास कितने हैं, यहाँ आपके क्या है, कैनाइन्स है, 1 कैनाइन्स 2 इंसीजर। अभी मैं बस इस साइड की बात कर रहा हूँ कि आप मान लीजिए आपके यहाँ पर क्या है, 1 इंसीजर 1 कैनाइन्स, जो आप ये देख पा रहे हो, इंसीजर कैनाइन्स कितने हो गए, 3, 2 प्रीमोलर कितने हो गए, 5, और 3 मोलर्स कितने हो गए, 8। अगर मैं बोलूँ 8 इस साइड है और 8 इस साइड है, कितने हो गए, 16, और 16 अगर नीचे है तो 16 ऊपर भी है, तो टोटल कितने हो गए, 32। तो इसलिए हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं। ओके, सो हमने बोला हमारे पास क्या है, 4 प्रीमोलर्स है, 2 कैनाइन्स हैं और 4 इंसीजर है इन ईच जॉ, एंड मोलर आर 6 प्रीमोलर एंड 4 कैनाइन्स आर 2 इंसीजर आर 4 इन अ नंबर प्रेजेंट इन ईच जॉ। वही बात करा, 3 ऑब्वियस सी बात है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6, और देन आपका यहाँ इंसीजर है, यहाँ इंसीजर है, जो आप इसको आराम से देख सकते हैं। टोटल आपके पास कितने टीथ है, 32। ओके, तो टीथ के बारे में जानना था। देन उसके बाद हमें किसके बारे में बताया गया है, फंक्शन ऑफ टीथ। हमने बोला मोलर एंड प्रीमोलर च्यूइंग के लिए होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, एंड जो हमारा कैनाइन्स होता है वो पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए होता है। आपने देखा होगा टीयरिंग के लिए आप कौन सा दांत यूज करते हैं, अपना कैनाइन्स यूज करते हैं। आप प्रीमोलर से तो करेंगे नहीं टीयरिंग वाला काम। सो सबका अपना अपना काम होता है। देन उसने बताया इंसीजर्स फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, एंड इन टोटल लाइफ स्पैन ह्यूमन के बाद 2 बार आता है। एक हम बोलते हैं दूध के दांत और एक हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, जिसे हम बोलते हैं कि अब टूट गए तो अब तुम्हारे दांत नहीं आएंगे। सो ह्यूमन लाइफ स्पैन में 2 सेट ऑफ टीथ ग्रोथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। देन इसमें बताया गया सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। बेटा इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिवरी ग्लैंड हमने कहाँ देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड को, ये देखिए, ये आपका क्या प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अब ये करता क्या है, जरा इसको समझिए। आपने माउथ में अपना क्या रखा, फूड रख लिया। अब फूड रखने के बाद आपका टीथ ने क्या करा, आपको पता चला। अब आपका सैलिवरी ग्लैंड क्या कर रहा है, उसको समझिएगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय अ सलाइवरी लोकेटेड अंडर द टीथ। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, जो कहाँ लोकेटेड है, टंग के नीचे लोकेटेड है। एंड सलाइवा ग्लैंड कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है, अच्छा एंजाइम होते क्या होते हैं एंजाइम, हमने बोला बेटा एंजाइम वो होते हैं ऐसा बायोकैटलिस्ट होते हैं। अच्छा बायोकैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे। जैसे मान लो एक साइकिल चल रही है और उसमें मैं क्या लगा दूँ, हायाबुसा का इंजन लगा दूँ, तो क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, एकदम हाई हो जाएगी। तो वैसे ही एंजाइम करता है, क्या करता है, जो भी रिएक्शन हो रही होती है उसका रेट ऑफ स्पीड बढ़ा देता है। अब रेट ऑफ स्पीड बढ़ाने से जो चीज़ें इतनी देर में होनी थी वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये काम होता है आपके एंजाइम का। देन उसने बोला सलाइवरी ग्लैंड कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम
कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? शुगर में। ये नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है? जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है। कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आपसे पूछता है कि बताओ कौन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या है? सलाइवरी अमाइलेज आपका एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज आपका एंजाइम है। और कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ शुगर। कार्बोहाइड्रेट इज कंपोनेंट ऑफ शुगर। ये शुगर से ही मिलकर बनते हैं। और हम क्या करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही तो है। शुगर किससे? शुगर से तो बनता है वो। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ शुरू हो गया? माउथ में शुरू हो गया। किसके द्वारा हो गया? सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, जिसके पास क्या था? एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। क्या इतना क्लियर है? ओके। टंग क्या करता है? च्यूइंग और स्वेलिंग ऑफ अ फ्रूट में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? माउथ के बारे में, टीथ के बारे में पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। फिर डाइजेशन इन माउथ कैसे हो रहा है? देखो समझना इसको, डाइजेशन माउथ कैसे हो रहा है कि तो माउथ में क्या कंटेन कर रखा था? टीथ को, विच क्रश द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। टीथ क्या कर रहा था? खाने को छोटे छोटे पीसेस में क्या कर रहा था? काट दे रहा था। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट था हमारे, वो क्या सिक्रीट कर रहा है? सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। इन आल्सो कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है? मिक्स हो जाता है बोलस के साथ। बोलस क्या होता है? जैसे खाना को चबाने के बाद जो आप देखते होगे ना, जो उसकी जो कंडीशन हो जाती है वो बोलस होती है। सो उस बोलस में क्या होता है? फ्रॉम ट्रेवल टू ईसोफेगस एंड इज अ मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फेरिंक्स टू द स्टमक। अब जब खाना जब चबा लिया गया, सलाइव के माइलेज में उसे मिक्स कर दिया, वहाँ ब्रेक डाउन हो गया स्टार्च का, किसमें? शुगर में। कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ? डाइजेशन हो गया। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में जाएगा किसके थ्रू? ये जाएगा आपके ईसोफेगस के थ्रू, जैसा आप ये देख पा रहे हो। खाना हमने भी यहाँ तक की प्रोसेस पढ़ी है कि जब हमने अपने खाने को माउथ में रखा तो हो क्या रहा था? हमने कहा भाई इसके अंदर टीथ था, इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स थे, जिसके द्वारा ये सब काम हो रहा था। उसके बाद चीज कहाँ चली गई? आपकी जो बोलस है वो कहाँ चला गया? ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ गया। कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। अब स्टमक में आने के बाद ये आया कैसे? ऐसे नहीं कि तुमने ऐसे छोड़ दिया और ये चला गया नीचे ना, एक मूवमेंट के थ्रू आता है। और उस मूवमेंट का क्या नाम है? पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ईसोफेगस है, सो इस डायरेक्शन में आपका नीचे 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 आता है। ऐसे नहीं कि बस आपने छोड़ा एंड आपका डायरेक्ट आ गया, नहीं। आपका क्या होगा? ये जो मूवमेंट हो रही होती है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो अब हमें पता चल गया, जब हमने इंजेक्शन करा, कौन सा पोर्शन अभी पढ़ा हमने? इंजेक्शन वाला, कि जब इंजेक्शन हो रहा है, हम अपने माउथ को इनटेक में रख रहे हैं फूड को अपने माउथ में, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? टीथ आ रही है, सलाइवरी ग्लैंड आ रही है, और कैसे वहाँ वो बोलस बन रहा है। अब वो बोलस बनने के बाद वो कहाँ ट्रैवल हो चुका है? हमारे स्टमक में आ चुका है। तो स्टमक में क्या हो रहा है ज़रा वो भी देखते हैं। सो आप देखेंगे कि आपका स्टमक क्या है भाई? स्टमक, हमने बोला द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन and with strong muscular walls which act like a mixer, grinder, gastric glands present in the wall of a stomach which release following secretion। अच्छा, मतलब क्या हुआ? हमने कहा जो हमारा स्टमक है वो क्या होता है? बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आप देख पा रहे हैं। फिर हमने बोला इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है, मस्कुलर वॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बावजूद भी हमारी जो वॉल्स की लेयर है, म्यूकस लेयर जिसे हम कहते हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने देती है। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक प्रेजेंट होती है, जो सिक्रीशन करती है। अच्छा ठीक है, हमने कहा वो सब प्रेजेंट है। और ये जब सिक्रीशन क्या क्या करता है? स्टमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या सिक्रीट कर रहा है? देखो, द फूड फ्रॉम माउथ पासिस डाउन टू द ईसोफेगस। जो हमने खाना खाया था, चबाया था, उसको जो बोलस बनाया था, कहाँ भेज दिया हमने? अब उसको स्टमक में भेज दिया। एंड थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ वॉल ऑफ अ ईसोफेगस, जिसे हम क्या कह रहे थे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कह रहे थे। अब
स्टमक क्या करेगा, मिक्स करेगा फूड को और रिसीव करेगा ईसोफेगस से डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। ठीक है, हमने बोला अब स्टमक के पास आ गया, अब वो क्या करेगा, उसको भी वहाँ पर क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, उसको भी डाइजेस्ट करेगा, किसके थ्रू, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा मैंने आपको बताया कि जो उसकी लाइनिंग होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर रहा है, जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये देख पा रहे होंगे, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड देन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। उसके बाद म्यूकस के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि जो प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट एक्शन ऑफ एसिड। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो कौन सी लेयर है, म्यूकस लेयर है। देन उसने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम को और हेल्प करता है किसके डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में। मतलब हमें ये पता चला कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, आपके माउथ में, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक में। तो अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो आप क्या बताएंगे, स्टमक में। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस क्या है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, पेप्सिन ब्रेक पेप्टिन इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, हमने तो ये पता चल गया प्रोटीन के बारे में। आप ये जान लीजिए कि जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड किससे बॉन्ड होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है आपका किससे बना है, ये अमाइनो एसिड से बना है, अमाइनो एसिड से। और ये सारे अमाइनो एसिड किसके थ्रू लिंक्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। ये पूछ सकता है आपसे कि किस बॉन्ड से लिंक्ड है या क्या है, तो आप ये बता सकते हैं जो हमारा प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बना होता है और वो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड रहता है। उसके बाद हमने बोला पेप्सिन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ओके, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने कहा भाई माउथ में हमारा क्या हो जा रहा है, डाइजेशन हो जा रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। फिर हमने कहा हमारे स्टमक में क्या हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, सो अभी हमने पढ़ लिया वो चीज़ें। अब आएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और कितना लंबा है भाई ये, 7.5 मीटर लॉन्ग। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज़ अ साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन। अच्छा, मतलब हमने पढ़ा कि यार माउथ में क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे थे, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा था, स्टमक में। लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो क्या हो गया, वो पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। मतलब इंजेक्शन वाली प्रक्रिया भी हो गई और अब डाइजेशन वाली प्रक्रिया भी हो गई। कहाँ पर आके कंप्लीट हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने बोला कि ये ऐसा साइट है जहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, मिनरल्स का। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ जाके सबका डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसने बताया कि ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड द प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और यहीं से आपकी कौन सी प्रक्रिया चालू होती है, एब्जॉर्प्शन चालू होती है। क्यों, क्योंकि जो डाइजेस्टिव फूड थे, अब जब डाइजेशन होने के बाद क्या करेगा, वो देखेगा तो है नहीं, वो कहाँ जाता है, एब्जॉर्प्शन चालू हो जाती है। अब एब्जॉर्प्शन होती है, कैसे होती है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला विलाय, विलाय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है विलाय के ऊपर, तो इसको समझिएगा। हमने बोला द आर इनर लाइनिंग ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैज अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमने बोला जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाला, यहाँ पर क्या था, स्मॉल स्मॉल क्या थी, लाइनिंग थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाय, क्या कह रहे हैं, विलाय। फिर हमने बोला विलाय क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, क्या करने के लिए, मोर सफिशिएंट बनाने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसे सफिशिएंट एक सरफेस एरिया चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, विलाय प्रोवाइड करता है। एंड फिर उसने बताया द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल। अब खाना पचाने के बाद क्या करना है, सबको डिलीवर भी तो करना है, तो वो कौन हेल्प कर रहा है, विलाय। फिर उसने बताया वेयर दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सच एज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, और उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, जिसमें क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे थे। मैंने आपको बताया था ना कि एसिमिलेशन में क्या होता है, सिमिलर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, वो एसिमिलेशन कहलाता है। सो एसिमिलेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, इंजेक्शन हुआ। अब क्या बच गया, इजेक्शन। तो ये इजेक्शन कहाँ हो रहा होगा, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में हो गया, और कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया।
एंड एसिमिलेशन भी हमारे विलाई के थ्रू हो गया। सो इजेक्शन कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। देखते हैं कैसे। हमने कहा जो विलाई होता है इट रिसीव इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम ग्लैंड लिवर। अच्छा, ग्लैंड से क्या मिलता है? ग्लैंड लिवर से क्या मिलता है? आपका सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है अगर आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे? लिवर। ओके, सो लिवर ग्लैंड क्या कर रहा है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का और क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। कौन सा जूस? बाइल जूस। ओके, फिर हमने बोला बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा देखिए एक बार देख लेते हैं इसको कि कहाँ प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर और कहाँ प्रेजेंट है आपका लिवर। देखिए ये रहा आपका गॉल ब्लैडर छोटा सा, यहीं पे क्या स्टोर्ड है? आपका बाइल जूस स्टोर्ड है और ये आपका क्या है? लिवर है यहाँ पर, और ये आपका गॉल ब्लैडर है। सो फिर हम देखेंगे। ओके, तो आप ही देख पा रहे हैं कि गॉल ब्लैडर है और यहीं से क्या सिक्रीट हो रहा है? हमारा बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहीं पे तो स्टोर है। ओके, फिर हमने देखेंगे, एक बार देखते हैं इस फंक्शन को। ओके ओके, फिर हमने बोला इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच सिक्रीट बाइल जूस एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर, जैसे आपने गॉल ब्लैडर देखा भी, एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ अ फैट। तो अगर आपसे पूछेगा कि बाइल जूस क्या डाइजेशन करवा रहा है, किसका हेल्प कर रहा है, तो आप बोलोगे डाइजेशन ऑफ फैट। क्लियर है? ओके तो बाइल जूस का काम क्या है? वो बोलता है इट मेक द मीडियम एल्कालीन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। क्या कराता है? क्या करता है? एसिडिक मीडियम बना देगा जिस वजह से पेनक्रियाटिक क्या करेंगे? जूस या पेनक्रियाटिक एंजाइम उसमें एक्ट कर सके अच्छे से। इट आल्सो ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। ओके, बाइल जूस का काम था और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से सिक्रीट हुआ और ये डक्ट से होता हुआ यहाँ चला गया। और आप ये भी देखेंगे कि जो पेनक्रियाटिक का डक्ट था वो भी इसी यहीं से होता है, दोनों का डक्ट सेम है जो जूस सिक्रीट होते हैं। ओके, pancreatic juice, it is secreted by a pancreas, it contains enzyme like amylase। हमने बोला कि जो क्या कर रहा था पेनक्रियाटिक जूस, कहाँ से सिक्रीट हो रहा था? पेनक्रियास से सिक्रीट हो रहा था। पेनक्रियास कहाँ है बेटा आपका? ये रहा आपका पेनक्रियास। गॉल ब्लैडर से क्या सिक्रीट हो रहा था? बाइल जूस। पेनक्रियास से क्या सिक्रीट हो रहा है? पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें से क्या होता है? एंजाइम कंटेन करके रखता है। और एंजाइम के बारे में मैंने आपको भी बताया। तो एंजाइम कौन सा? सबसे पहला एंजाइम अमाइलेस। तो अमाइलेस क्या करता है? सुनो जरा, अमाइलेस क्या करेगा? ब्रेक करेगा स्टार्च को माल्टोस। क्या करेगा? ब्रेक करेगा स्टार्च को माल्टोस में। और लाइपेज क्या करेगा? ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट्स में। और ट्रिप्सिन क्या करेगा? डाइजेस्टिव प्रोटीन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। सो अलग अलग काम है। बाइल जूस का क्या काम था? फैट को एब्जॉर्ब करना, फैट को डाइजेस्ट करवाना है। और जो पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस निकले उनका क्या काम है? अमाइलेस को क्या करवाना? माल्टोस में ब्रेक करवाना। लाइपेस को क्या कराना? फैट को सिंपल फैट्स में कन्वर्ट कराना। और ट्रिप्सिन को क्या कराना? उसका डाइजेस्ट प्रोटीन करवाना। इसीलिए क्या होता है, यहाँ से सारे जूस निकल रहे हैं और इनका ट्रैक देख सकते हैं आप, दोनों का ट्रैक एकदम सेम है। ओके, फिर हमने बोला एंजाइम क्या है। तो काम क्या होता है एंजाइम का? सिक्रेटेड कहाँ होते हैं? सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं? क्योंकि वहीं पे क्या हो रहा होता है? कंप्लीट डाइजेशन हो रहा होता है। तो अगर उसे क्या करना है? माल्टेस को चेंज करना है, माल्टोस को ग्लूकोज में, तो कौन आएगा काम? एंजाइम काम आएंगे। और ये जो माल्टेस है आपका वो क्या है? एंजाइम है। हमें पता कैसे चलेगा वो एंजाइम है? जिसके पीछे ASE लिखा हो, जैसे माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, पेप्टाइडेस, तो ये सब क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जिसके लास्ट में एज लगता हो। तो हमने बोला जो माल्टेस है वो क्या कर रहा है? माल्टोस को इसमें बना रहा है, ग्लूकोज में बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है? काम आ रहा है। सुक्रोज क्या कर रहा है? सुक्रेज क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है सुक्रोज को ग्लूकोज में। लैक्टेज क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है लैक्टोज को ग्लूकोज में। और अगला एंजाइम कौन सा? आपका पेप्टाइडेज, जो क्या कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में चेंज कर रहा है। सो ये सब काम थे जो आपके एंजाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे थे। फिर हमने बोला डाइजेशन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। कि अब लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन हुआ? हमने देखा कैसे माउथ में डाइजेशन हुआ, किस किस के थ्रू हुआ। फिर हमने देखा स्टमक में क्या क्या डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का आपका डाइजेशन हुआ, किससे थ्रू हुआ। फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन हुआ थ्रू एंजाइम्स के थ्रू। बहुत सारे एंजाइम आए, लाइपेस आया,
एमाइलेज आया, कैसे कैसे करके आपने सारा देखा। उसके बाद उसने बताया है डाइजेशन इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो हो रहा है उसमें कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो हमने बोला कि द डाइजेशन फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू द ब्लड एंड स्ट्रीम एंड अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड मटेरियल एंड वाटर एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, जो डाइजेस्ट फूड होगा, ठीक है, तो हमने बोला कि यार डाइजेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में कैसा हो रहा है। तो हमने बोला यार द डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। जो फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं वो तो कहाँ चले गए भाई, ब्लड में चले गए, एसिमिलेट हो गए। अब क्या हुआ, अब जो आपके अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब मटेरियल है एंड वाटर एंटर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद एंड में लार्ज इंटेस्टाइन को क्या मिल रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। सो अब उसने बोला द फंक्शन ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और सम सॉल्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब हमने कहा ठीक है, अब प्रोसीजर सुनिए। हमने कहा इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और इजेशन हुआ। इंजेशन हुआ आपके माउथ में, जहाँ पर क्या डाइजेस्ट हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने कहा डाइजेशन हुआ, कहाँ पर आपका, स्टमक में, जहाँ पर आपका क्या हो रहा था, डाइजेस्ट प्रोटीन। फिर आया आपका एब्जॉर्प्शन वाला, जहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर आपका कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद आपका एसिमिलेट हो रहा था विलाई में। अब जब सीधे सारी चीज़ें एसिमिलेट हो गई, तब जो बची हुई अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं वो किसको मिली, लार्ज इंटेस्टाइन को मिली। अब लार्ज इंटेस्टाइन को मिलने के बाद वो क्या कर रहा है, उसमें से भी वो क्या निकाल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को और सम सॉल्ट्स को। कि जो मतलब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन थे वो क्या कर रहे हैं, एक तो वैसे ही उसको बेकार चीज़ें मिली और उसमें से भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को और सॉल्ट को, ठीक है। फिर उसने बोला फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन द वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। अब जो वेस्ट मटेरियल है सब कुछ स्टोर हो गया, सब कुछ एसिमिलेट हो गया, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया, सॉल्ट भी एब्जॉर्ब कर लिया डाइजेस्टेड पार्ट से। अब जो बेकार चीज़ें वो कहाँ जाके आपके स्टोर होंगी, रेक्टम में, इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सॉलिड फीसेस, जो आपकी फीसेस के फॉर्म में होगी, एंड देन वो इजेक्शन हो जाएगा आपका। सो अगला लाइन बोल रहा है द अनडाइजेस्टेड स्टोर्ड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी एज अ फीसेस विया एनएस, द प्रोसेस इज नोन एज इजेक्शन। तो आपका इजेक्शन कहाँ हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, जो वेस्ट था वो उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन ने रेक्टम को, और रेक्टम से वो चला गया एनएस, एंड देन वो यहाँ से क्या हो गई, एक्सक्रीट हो गई। सो ये था आपके सारे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। सो आई होप आप क्लियर होंगे कि कहाँ इंजेक्शन में क्या हुआ, डाइजेशन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और इसके अगला वाला जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। सो अगले वीडियो के लिए पार्ट 2 में आप क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू।